हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे कक्षा 10th के बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, आज का हमारा वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार पहले वाले वीडियो जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमें HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। हमें देखो HCF तो दिया हुआ है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है। तो हमने कल वाली क्लास थी उसके अंदर हमने एक नोट लगाया था। नोट क्या था हमारे पास, इससे पहले वाली क्लास में नोट लगाए कि हमें दो संख्या दे दे। कौन सी संख्या? अगर दो संख्या दे दें तो दोनों संख्याओं का बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? उसके एलसीएम इंटू HCF के। ये आपको नोट के अंदर लिखा हुआ था, आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। नोट क्या है? अगर आपको दो संख्या दे दें तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? उसके उसी संख्या के एलसीएम और HCF के। अब देखो हमारे पास दो संख्या क्या है, 306 और 657। ये तो हमारे पास दो संख्या है। इसका हमें क्या दे दिया? HCF। क्या दे दिया? HCF। अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? दो संख्या क्या हमारे पास, 306 इंटू 657 बराबर किसके? एलसीएम। हमें नहीं पता तो लिख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? 9। क्या गया? 9। अब देखिए इधर वाली संख्या क्या है? गुणा के अंदर। ये गुणा मैंने 9 एलसीएम के, इधर आएगा तो कहां पर जाएगा? भाग में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बट्टा के अंदर क्या आएगा? 9। बट्टा के अंदर क्या आएगा? 9। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो। देखो 9 के पावर से ये कैंसिल हो जाएगी। कितनी बार जाएगी? इन्ना ना बिना 3 ना 27। कितनी बार? 3 बार। पीछे के कितने बच गए? 3। कितने हो गए? 36। कितनी बार? 4 बार। तो हमारे पास संख्या क्या बची? 34 इंटू 657। इसको हमें क्या करना है? इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम कितना है? 657 को किससे इंटू करना है? 34 से। चलो इंटू करते हैं। 4 को बार 7 और 7 चौक 28, हासिल का 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल का 2, 24 2 26, 7 21, हासिल का 2, 5 3 15, 2 17, हासिल का 1 18, 1 19, 8 3 12 1 13, हासिल का 1 10 2 12, हासिल को 1 1 1 2। कितना आ रहा है? 22 33 8। 22 33 8 यानी इसका एलसीएम कितना है? 22 33 8 यानी 22,338। यानी इसका एलसीएम कितना गया हमारे पास? 22,338। ये क्या है? इसका एलसीएम। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, हमारे पास क्या है? प्राकृत संख्या n है। प्राकृत संख्या यानी इसका मतलब ये करे, प्राकृत संख्या मतलब संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, अनंत तक चल रही है। n के लिए संख्या n, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर हम हमारे पास कोई संख्या 6, हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? संख्या कह रहा है 6 की घात हमें क्या लगाना? n। यानी n क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या। यानी n का मान हमें क्या रखना है? 1 2 3 ऐसे चलते अनंत तक कुछ भी लिख सकता है। क्या ये 0 पर समाप्त हो रही क्या? तो ये कह रहा है 6 की घात हम 1 लगाएं 2 लगाएं या 0 आ रहा है क्या? तो हम देखो ट्राई करते हैं। 6 की घात 1 लगाते कितना आता है? 6। 6 की घात 2 लगाते हैं 6 इंटू 6 कितना आ रहा है? 36। 6 की घात हम क्या लगा देते हैं? 3। 6 इंटू 6 इंटू 6 तो हमारे पास कितना आएगा? 216। कितना आ रहा है? 216। तो हमें पता चल रहा है ये किसके ऊपर, इसका कई का अंक 0 तो नहीं आ रहा है, 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है ना। तो हमें देखो हमें ध्यान रखना है, क्या करना है? 6 की घात n, 6 की घात n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, की घात मैंने n लगा दी। तो हमें इसका अंदर क्या ध्यान रखना है कि 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करते क्या आ रहे हैं? 2 और 3। गुणनखंड करने पर ये 2 इंटू 5 का रूप नहीं लेती हैं, 2 इंटू 5 का रूप नहीं बनाती हैं। अतः 6 की घात n, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो सर किसके ऊपर समाप्त होगा? अगर किसी संख्या, अगर आपके पास कोई संख्या है वो 2
इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 का गुणनखंड बनाती है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आ सकता है, अन्यथा इसका अंक 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस का 5 क्या ये भाज्य संख्या क्यों है? ये कह रहा है ये भाज्य संख्या कैसे है? तो हमें तो ये सारी क्या दिख रही है? अभाज्य संख्या दिख रही है ना। अब हमें इसको क्या करना है? सोल्व। अब देखो पहले हमें क्या दिया हुआ है सोल्व के अंदर? पहले हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर? 7 इंटू 11 जो संख्या दी हुई उसको लिखो। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है ना। देखो प्लस का चिन्ह आने से क्या हो गया? ये एक अलग ग्रुप बन गया और ये एक अलग ग्रुप बन गया, तो अलग अलग ग्रुप बन गए ना। देखो दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है? जो चीज कॉमन आ रही है उसको साइड के अंदर लिखिए। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 13, तो मैंने लिख दिया 13 का कॉमन। अब इसके अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस इधर क्या बचा? 1, क्योंकि 13 तो क्या गया बाहर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 कोष्टक, इसको हम सोल्व करते हैं कोष्टक को। 11 को 7 से गुणा, 11 7 77 प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 गुणा 78 लिख सकता हूँ ना। इसी प्रकार इसको देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 5, तो हम इसको 5 को बाहर ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1, इधर तो मैंने लिख दिया 5, इन सबको गुणा करते हैं। देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, देखो 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 36। अब देखो 36, 36 को 7 चौक 28 से गुणा कर लेते हैं। 36 को किससे गुणा? 28 से। 8 संग 48 का 4, 24, 24 4 28, 28 दूना बहुत का 8 10 हासिल का 1 7 10, कितना आ रहा है? 1008 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा? 1009। ये आगे संख्या मेरे पास है। अब देखिए हमारे पास ये संख्या आ गई, इसको गुणा करने के पास हमारे पास कौन सी संख्या आ गई? 13 इंटू 78, इधर क्या है? 5 इंटू 1009 आगे ना। इन संख्याओं के दो से अधिक क्या है? गुणनखंड संभव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो से अधिक गुणनखंड संभव हो सकते हैं। इसके भी क्या हो सकते हैं? दो से अधिक गुणनखंड संभव हो सकते हैं। इसलिए हम इसको किस संख्या के रूप में लिख सकते हैं? भाज्य संख्या के रूप में भी, भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यह भाज्य संख्या है, यानी क्या लिखना हमें इसके अंदर? संख्या के दो से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक क्या है? गुणनखंड संभव है, संभव है। अतः यह भाज्य संख्या, अतः ये कैसे संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर इन संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड संभव होते हैं, दो होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। परंतु इसके तो कितने? दो से अधिक क्या हो सकते हैं? गुणनखंड हो सकते हैं। इसको तो हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी संख्या एक भाज्य संख्या है।